सो वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीडिंग एंड नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी एंड इसका मतलब सीरीज में जो भी लेक्चर नंबर है उसका 7th है बेसिकली। होप आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, विल एंड दिस चैप्टर। और हम लोग जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स फॉर राइटिंग ए समरी। समरी कैसे लिखना है, उसको लिखने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, और हमने इस पर्टिकुलर पेज पे आकर के अपने रिकॉर्डिंग जो कि मतलब यह लेक्चर स्टॉप किया था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि समरी जो है बेसिकली समरी में हमें मेन हमारा जो भी टेक्स्ट मैंने पढ़ा है वो सारे टेक्स्ट में एवरीथिंग जो चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेन पॉइंट ही नहीं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको पैराफ्रेज करना है। मतलब पैराफ्रेज नहीं, रीफ्रेज करना है, मतलब अपने शब्दों में लिखना है कि वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जाने चाहिए, नॉट ओनली द मेन पॉइंट। सिर्फ मेन ही पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने यहाँ पे बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट के पर्टिकुलर पोर्शन को हम पैराफ्रेज करें, और इस वो समरी में हम पैराफ्रेज कर सकते हैं। और पैराफ्रेजिंग के बाद में हम लोगों ने बोला था कि सेम चीज को हम लोग रीवर्डिंग करते हैं, उसमें कुछ छोड़ते नहीं है। एग्जैक्टली जो कंटेंट होता है वही होता है, उसके वर्ड्स को चेंज करते हैं, आगे पीछे ऐसा कर देते हैं, रीवर्डिंग करते हैं उन चीजों को। लेकिन इस टाइप का सिचुएशन कब आएगा जब हम पैराफ्रेज इंक्लूड करेंगे समरी में, जब हमें किसी एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट को सपोर्ट करना होगा, वो स्पेसिफिक पोर्शन की ही जरूरत है, उसी के लिए हमने वो समरी लिख रहे हैं। बाकी पूरे टेक्स्ट में क्या बातें लिखी हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई मटेरियल मेथड में कोई एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी हमने यूज करी है, तो उस मेथडोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए तो सिर्फ हम वही पार्ट ऑफ टेक्स्ट उठाएंगे जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा है, जहां पे हमारे मेथडोलॉजी को सपोर्ट करने से रिलेटेड बातें लिखी हुई है, उसी को पूरा का पूरा हम पैराफ्रेज कर देंगे। ओके। दूसरी चीज हमने उसके बाद हमने बात करी थी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ समरीज अवेलेबल है, और वो कौन सी टाइप की समरी हमें लिखनी है वो डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पस क्या है। जब भी हम लिख रहे हैं समरी, तो उस समय पे हमारा पर्पस क्या है, राइट। सो समरी, एक समरी होती है, ग्लोबल समरी होती है। सो ग्लोबल समरी जो है हम तब लिखते हैं जब हमें इंटायर कंटेंट जो है, जो भी टेक्स्ट मैंने पढ़ा उसके पूरे कंटेंट को, टेक्स्ट के कंटेंट को समराइज करना होता है, तो उस केस में हम ग्लोबल समरी लिखते हैं। ग्लोबल समरीज of the key text you identify for your research are a good idea and provide a useful step between the note taking and the selection and integration of source material into your writing। बोल रहे हैं कि ग्लोबल समरी यदि आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो और उसकी ग्लोबल समरी आप लिख रहे हो, तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, राइट। ये टेक्स्ट जो है, जो भी है, मतलब वो इट विल बी यूजफुल, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है कि जो आपने जो समराइज्ड इंफॉर्मेशन जो लिखा है, ये ग्लोबल समरी जो लिखा है, वो अपने रिसर्च में उसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमने कोई भी एक आर्टिकल पढ़ा और उसकी समरी लिखी, तो वो समरी जो हमने अपने वर्ड्स में लिखी हुई है, ग्लोबल समरी जो इंटायर कंटेंट को डिस्क्राइब कर रही है, तो हम एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर उसको उठा करके अपने रिव्यू लिटरेचर में डाल सकते हैं कि इस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है, करेक्ट। जनरली जो है ग्लोबल समरी जो है, जैसे मान लो कि आप जर्नल आर्टिकल पढ़ते हो, तो वहां पे जो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो ग्लोबल समरी का एग्जाम्पल है, राइट। वो वहां पे क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट जब पढ़ते हैं तो रीडर को इंट्रोड्यूस करता है
कि इस पेपर के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं या इस पेपर का कंटेंट क्या है। ओके, तो ठीक है, दे हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है कि ग्लोबल समरी जब आप लिखते हो तो आपको ये भी बात समझ में आ जाती है या ये मदद करता है कि इस पूरे टेक्स्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ग्लोबल समरी से पता चल जाती है या आपको भी समझ में आ जाता है कि पूरे टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है जब आप ग्लोबल समरी लिखते हो। तो जनरली देखो, नहीं, जब तक आप लिखते नहीं हो ना तब तक कोई चीज दिमाग में बात बैठती नहीं है। जब तक आप सोचते नहीं हो, जब तक आप किसी चीज पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हो, आप अपनी बातें जब तक नहीं रखते हो, अपने व्यू पॉइंट्स नहीं रखते, अपने हिसाब से जब तक आप नहीं सोचते हो, तभी भी आपके दिमाग में वो बात बैठती नहीं है और वो आपके लिए यूजफुल नहीं होती है। लिख देने के बाद वो आपके दिमाग में वो एक न्यूरल कनेक्शंस बन जाता है कि जब चाहो उसको आप रिकॉल कर सकते हो। ओके, सो राइटिंग इज ए वेरी गुड प्रोसेस। सो पहली बात तो ये है कि जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, लिखने की आदत तो डेवलप करनी चाहिए कि पढ़ने के बाद हम इसको समराइज कर पाए। एक बार शांत होकर के सोचे कि क्या पढ़ा, रिकॉल भी हो जाता है, मिला लिया तो रिव्यू भी हो गया, लिख लिया तो और जाकर के बातें बैठ गई। ओके, by writing summary you become very familiar with the material so that you can recall significant point, correct, that you may want to come back at a later stage in your research and when you are writing your literature review। दोनों ही केस में कि आप जब रिसर्च कर रहे हो उस समय पे आपको कोई चीज ऐसी दिख गई तो वापस आकर के वो देख सकते हो समरी से, पूरा आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा चीज, जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो तो ऐसे ही उठा के डाल दोगे आप। It is an effective way of ensuring that you understand and remember what you read। तो लिखने के बाद ये इंश्योर हो जाता है कि मैंने बात समझ ली। जब तक आप बात समझोगे नहीं तो वर्ड्स में नहीं उतरते हैं बातें, आप लिख नहीं पाओगे। या बोलने के लिए भी लोग बोले ना तो फिर आप बोल नहीं पाओगे जब तक समझ नहीं आएगी चीजें। समझ आएगी तभी तो आप 10 तरीके से किसी को भी समझा सकते हो। पहले वो हमें समझना ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। तो ये लिखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि वी हैव अंडरस्टूड, और फिर याद भी रहता है, रिमेंबर व्हाट यू हैव रेड, अब हमने क्या पढ़ा था। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल स्ट्रेटेजी फॉर आइडेंटिफाइंग वेयर देयर आर कनेक्शन टू बी मेड बिटवीन डिफरेंट सोर्स ऑफ द टेक्स्ट। या ये भी मदद करता है कि स्ट्रेटेजी मतलब बनाता है, क्योंकि आप वहां पे ना एक टेक्स्ट पढ़े तो आप आइडेंटिफाई तो कर पाए ना कि मेन पॉइंट क्या है, और दूसरा टेक्स्ट पढ़ोगे वहां पर भी आपको मेन पॉइंट पता चल जाएगा। तो ये भी मदद करेगा कि एक आर्टिकल से दूसरे समरी में या दूसरे आर्टिकल में क्या कनेक्शंस है, कनेक्शंस डेवलप करने में वो आपको मदद कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ जर्नल्स, राइट, या थेसिस का एब्स्ट्रैक्ट पार्ट जो होता है वो, these are the global summaries which are created to introduce a reader to the content of the text which follows। मतलब सबसे पहले देखोगे तो जर्नल में भी, जर्नल आर्टिकल जो होता है सबसे पहले वहां पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट यही चीज बताता है कि भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और आगे क्या आने वाला है। मतलब कंटेंट जो है इसी से मिलता जुलता है, वेदर यू वांट टू स्टडी और नॉट, वो अपना डिसीजन है। उसी तरह से थेसिस की भी समरी वैसे ही होती है, डिजिटेशंस की समरी वैसे लिखी जाती है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं, एक तो ग्लोबल समरी लिखते हैं, उसके बाद है एक सेलेक्टिव समरी लिखते हैं। कई बार selective summaries are written when you need to extract some relevant information from a small part of a text for a specific purpose। मतलब आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप पूरे टेक्स्ट में से एक स्मॉल पार्ट ऑफ टेक्स्ट जो है वो आप निकालते हो और उसके बारे में लिखते हो। मतलब पूरे कंटेंट को आप डिस्क्राइब नहीं करते, ओनली वी आर डिस्क्राइबिंग ए सेक्शन ऑफ द, लाइक स्मॉल पार्ट, आप ऐसे बोलो स्मॉल पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, और एक सेक्शन को, किसी छोटे पार्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू मे बी लुकिंग फॉर ए रेफरेंस, आप हो सकता है कि आप ढूंढ रहे हो कोई रेफरेंस, राइट, टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट, आप आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए ढूंढ रहे हो, जैसे कि गवर्नमेंट शुड चेंज देयर पॉलिसी। मतलब आप
इसके लिए ढूंढ रहे हो कोई आर्गुमेंट, तो वहां पे आप उस पूरे टेक्स्ट में वही आर्गुमेंट ढूंढोगे कि जो अपनी पॉलिसी को वो चेंज करे, उसी की समरी लिखोगे। बाकी चीज को आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मेन पर्पस यही है कि जब पूरे टेक्स्ट की समरी आदमी पढ़े तो उसका ध्यान सिर्फ जाए कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करे। बाकी बहुत सारी चीजें आपके टेक्स्ट में हो सकती हैं, लेकिन समरी जो बनाई आपने टारगेटेड बनाई, स्पेसिफिक पर्पस था उसका, तो उस केस में आप सेलेक्टिव समरी लिखते हो। ऑन द यूज ऑफ वही बोला कि गवर्नमेंट शुड चेंज द पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में अपनी पॉलिसी चेंज करें। इन दिस केस यू वुड नॉट नीड टू समराइज द इंटायर सोर्स टेक्स्ट, rather you would use and acknowledge the parts that are significant for your argument। तो सिर्फ आप उस केस में क्या करोगे, उसको पूरे को आप समराइज नहीं करोगे, अब सिर्फ आप क्या करोगे, rather you will use and acknowledge कौन सा पार्ट, the parts that are significant for your argument, मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो बनाई है उसके बारे में, राइट, वो चेंज करे, उसको आर्गुमेंट पढ़े तो उसको लगे कि नहीं जी भाई हमें ये पॉलिसी जो भी मैंने बनाई उसको चेंज करने की जरूरत है। करेक्ट, आगे चलो। नाउ अब है कि टेक्निक, तो दो तरह की समरी आपको पता चली। अब है यहाँ पे टेक्निक्स फॉर राइटिंग समरी। अब समरी को लिखने के तरीके क्या है, टेक्निक्स की बात कर रहा है। तो द फॉलोइंग प्रोसेस मे हेल्प व्हेन राइटिंग ए समरी। जब भी आप समरी लिख रहे हो तो ये प्रोसेस जो बता रहे हैं वो हमें मदद कर सकता है। क्या, पहला बोला मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ टेक्स्ट। पहले क्या है, मेन पॉइंट जो है टेक्स्ट का उसको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना, आइदर बाय नोट टेकिंग, या तो आप नोट लीजिए, या आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, या आप एनोटेट करिए, आप कुछ भी करिए, मेन पॉइंट जो है उसको रिकॉर्ड करना है। सेकंड पॉइंट, सेकंड में बोला प्रोसेस में प्रोड्यूस द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ समरी। पहला समरी का एक ड्राफ्ट बनाइए बाय फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजिंग द सोर्स, मतलब कहां से आपने लिया, ये पेपर से लिया आर्टिकल, या इस जर्नल में छपा हुआ था, या इस बुक से आर्टिकल लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज कि यू एक्नॉलेज द सोर्स, right, and then writing down the main points that the text is making। फिर उसके बाद उस टेक्स्ट का मेन पॉइंट आप जॉट डाउन करिए, लिखिए वहां पे, ठीक है। रीड्राफ्ट द समरी, उसके बाद बोल रहा है एक स्टेप में रीड्राफ्ट द समरी टू प्रेजेंट द मेन पॉइंट्स इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। अब क्या बोल रहे हैं कि पहला जो ड्राफ्ट बनाया था अब उसको रीड्राफ्ट करिए, मतलब उसको इंप्रूव करिए। रीड्राफ्ट का मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया जाता है वो हमेशा जो कुछ भी दिमाग में है उस समय पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा जाता, एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला, वो वहां से शुरू कर दिया। अब उसके बाद जो भी ड्राफ्ट बना है उसमें उसको जाकर के फिर से पढ़ना है, और अब कंस्ट्रक्टिवली सोचना है कि इसको कि इसके फेवर में क्या बात, मतलब मैं जो बात लिख रहा हूं वो एक्चुअली में ट्रू है या नहीं है, ट्रूथ है या नहीं है। अब यहाँ पे ट्रूथ क्या होगा, सोर्स टेक्स्ट आपने पढ़ा और यहाँ पे जाकर के उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखा, तो जो वर्ड्स लिखा है वो एग्जैक्टली सेम मीनिंग है ना टेक्स्ट है, वो देखना, उसको ट्रूथ बोलते हैं, करेक्ट। तो वो वेरीफाई करना पहली चीज। फिर उसके बाद लॉजिकल कोहेरेंस देखना कि आगे पीछे मैं कर सकता हूं क्या, ताकि मैं अपने पॉइंट्स जो भी मैं इंफेसाइज करना चाह रहा हूं या अपने लिटरेचर रिव्यू में जो इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूं, या इवन फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में कोई चीज अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो कौन से पॉइंट्स को मैं पहले लिखूंगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ज्यादा एक आंसर जो होगा वो मेरा मोर इम्फेटिक होगा, राइट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा मेरे, तो वो देखना। दिस बोल रहे हैं वहां पे कि रीड्राफ्ट करने के बाद इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था उतना। दिस डज नॉट हैव टू बी इन द सेम ऑर्डर एज द ओरिजिनल टेक्स्ट, ये कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल जो टेक्स्ट आपने पढ़ा
जिस ऑर्डर में उन्होंने अपने लिखा था वो जरूरी नहीं है कि आप वही ऑर्डर फॉलो करें। चेक दैट यू हैव नॉट इंक्लूडेड मोर डिटेल देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ योर समरी। मतलब जो समरी के लिए जितना जरूरी है उतनी ही बात इंक्लूडेड होनी चाहिए, उससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ये तो इंश्योर कर लो आप पहले। ओके, चेक बैक टू द ओरिजिनल सोर्स। फिर उसके बाद ओरिजिनल सोर्स पे जाकर के चेक क्या करना है, टू इंश्योर दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल द मेन पॉइंट्स दैट यू नीड। मतलब आप एक बार अपने जब रीड्राफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप देख लीजिए जाकर के कि उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को कि सारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं या नहीं हुए। कई बार हो सकता है कि मेन पॉइंट ही कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी से छूट गई हो, राइट। Remember that in a summary you are reporting the author's main idea। ये बात याद रखना जरूरी है कि ऑथर का मेन आइडिया जो है हम समरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। If you wish to make your own comments on the work, be careful to signal it clearly with a phrase such as। यदि मान लो कि ऑथर का मेन आइडिया ही डिस्क्राइब करना है, लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा कमेंट भी इसमें इंक्लूडेड हो तो आपको कैसे लिखना चाहिए, ये वर्ड यूज फ्रेज यूज करना चाहिए, हाउएवर अदर रिसर्चर हैव फाउंड। मतलब उसका मान लो कि दूसरे की चीज के बाद आ गई कि ओरिजिनल टेक्स्ट में तो ये बात लिखी हुई थी, लिख दिया, उसके बाद आप हाउएवर लगा के दे रहे हो, लिख रहे हो कि अदर रिसर्चर्स हैव फाउंड दिस डैश 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 और बट इन माई व्यू, ऐसा करके मेरे व्यू में ये बातें हैं। तो ऐसे करके आपको अपने व्यू उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप। नाउ अब यहां पे ये बता रहा है कि टास्क की बात कर रहा है कि टास्क अप्लाइंग द प्रिंसिपल टू योर फील्ड। मतलब टास्क अप्लाइंग प्रिंसिपल टू योर फील्ड, मतलब वो बोल रहा है कि आप इस टाइप का एक होमवर्क करिए। यदि होमवर्क करेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। तो होमवर्क में क्या बता रहा है कि सेलेक्ट एंड रीड ए रिसर्च आर्टिकल। आप कोई भी एक रिसर्च आर्टिकल लीजिए, सेलेक्ट करिए, रीड करिए फ्रॉम योर फील्ड एंड एडॉप्ट द अप्रोच सजेस्टेड बिलो। और जब आप पढ़ रहे हैं उस समय पे ये प्रोसेस जो है उसको एडॉप्ट करिए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पहला बोल रहा है कि सर्वे द टेक्स्ट टू असेस इट्स रेलिवेंट। पहले तो आप देखो SQ3R था हमारा, तो पहले बोल रहा है कि सर्वे करो कि असेस उसके रेलिवेंस के लिए कि हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, राइट। दूसरा स्कीम, क्या क्या चीजें स्कीम करनी है, टाइटल करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन एंड सेक्शन हेडिंग को स्कीम करो। वहां से आपको आइडिया मिलेगा, सर्वे में यही करते हैं हम लोग। इफ यू डिसाइड द आर्टिकल इज रेलिवेंट फॉर योर नीड, यदि आपने ये डिसीजन लिया कि ये आर्टिकल जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, ये रेलिवेंट है मेरे लिए अपनी नीड के हिसाब से, तब बोल रहा है आर्टिकुलेट सम क्वेश्चंस। फिर आप कुछ क्वेश्चंस बनाइए दैट यू वुड लाइक द टेक्स्ट टू आंसर। मतलब आप टेक्स्ट पढ़े जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्वेश्चन बनाइए कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि इस टेक्स्ट में मिल सकता है, या आप उसी एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ रहे हो कि इसके आंसर मुझे ढूंढने हैं। तो वो क्वेश्चन आप आर्टिकुलेट करिए, वो क्वेश्चन फ्रेम करिए और उसी क्वेश्चन को माइंड में रख करके उस टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। इफ द आर्टिकल डज नॉट सीम रेलिवेंट फॉर यू, ट्राई 1 or 2 अदर्स। यदि मान लो कि आपने यहां तक काम किया और आपको लगा कि भाई कोई भी आर्टिकल आपने उठाया और आपको लगता है कि ये मेरे रेलेवेंस का नहीं है, तो कोई दूसरा उठा लीजिए, तीसरा उठा लीजिए। मतलब यहां तक ये प्रोसेस, तो यहीं पे आके डिसीजंस लेना है, करेक्ट, कि एक बार इससे पहले आप रेलिवेंट है या नहीं है। यदि रेलिवेंट आपको समझ में आ रहा है मेरे काम का है तो क्वेश्चन फ्रेम करिए और फिर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए उसमें से। नहीं रेलिवेंस लग रहा है तो दूसरा आर्टिकल उठाइए, तीसरा उठाइए, लाइक दिस। रीड द टेक्स्ट मोर स्लोली एंड केयरफुली। फिर अब क्योंकि अब आपको पता है कि मेरे क्वेश्चन ये मेरे लिए रेलिवेंट है आर्टिकल,
और इसका ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस है मेरे जिसके मुझे आंसर ढूंढने हैं, तब आप बोल रहे हैं कि रीड टेक्स्ट मोर स्लोली एंड केयरफुली, अब धीरे धीरे पढ़िए और समझ के पढ़िए। इफ इट इज योर ओन कॉपी, यदि आपकी खुद की कॉपी है, हार्ड कॉपी है, तो हाईलाइट कर लीजिए की पॉइंट को, जॉट डाउन कर लीजिए कीवर्ड्स को इन द मार्जिन में, टू रिमाइंड यू ऑफ द कॉन्टेंट, कि उसमें जो लेफ्ट मार्जिन, जो भी मार्जिन है वहां पे जब आप कीवर्ड्स लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस मतलब ये कंटेंट को जो डिस्क्राइब करेगा, मतलब इस कंटेंट को यदि पढ़ेंगे तो इस कीवर्ड से रिलेटेड चीजें मुझे मिलने वाली हैं, राइट। इन ए डिफरेंट कलर में आप कर सकते हैं, जॉट डाउन द कनेक्शंस विथ अदर टेक्स्ट यू हैव रेड, तो वहां पे लिख दीजिए कि अदर टेक्स्ट से भी क्या कनेक्शंस है, या इन योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन लिखना है, लिख लीजिए, एंड कमेंट्स अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग, कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके कमेंट्स, तो अपने ओपिनियंस, ये भी चीजें आप वहां पे लिखिए। You may also wish to take some linear और patterns note, जैसे linear notes में heading, सब heading, subsidiary points, main points, उस टाइप के आप नोट्स बना सकते हैं, या पैटर्न में स्पाइडर वाला है, माइंड मैप है, माइंड जीनियस है, वो वाले आप किसी भी फॉर्मेट में अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड और राइट समरी सेंटेंस ऑफ ईच सेक्शन टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द कंटेंट, और हर सेक्शन का यदि आप समरी लिख रहे हैं तो आपको कंटेंट जो होगा उस टेक्स्ट का पूरा वैसे भी याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। और ये सारा एक्सरसाइज तभी करना है जब आपने उसको डिसाइड कर लिया कि ये आर्टिकल मेरे लिए रेलेवेंट है। आफ्टर फिनिशिंग द आर्टिकल, look back at the question you formulated and assess the extent to which the text has answered this। बोल रहे हैं जब आप आर्टिकल जब पूरा एंड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर अब देखिए कि कौन जो क्वेश्चन आपने फॉर्मुलेट किया था उसके कितने आंसर जो हैं वो इस टेक्स्ट ने दे पाया, राइट। राइट एन ओवरऑल ग्लोबल समरी, फिर उसके बाद ऑफ द आर्टिकल, and then return to the original text, उसके बाद ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाइए, to ensure that you have covered all the main points, उसको देखने के लिए फिर जाके ओरिजिनल टेक्स्ट से मैच करना है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर गए, राइट, वो चेक करने के लिए, यदि मिस कर गए तो उसमें जाकर के इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बाद बोल रहा है क्रिटिकली इवेल्युएट द आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करिए बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कौन कौन सा क्वेश्चन? व्हाट इज द ऑथर्स मेन आर्गुमेंट, उसका मेन आर्गुमेंट क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट कंक्लूजन आर ड्रॉन, व्हाट एविडेंसेस डज द ऑथर पुट फॉरवर्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड कंक्लूजंस, राइट। व्हाट इज योर व्यू ऑफ दिस एविडेंस, मतलब जो एविडेंस उसने प्रोवाइड किया उसके बारे में आपके क्या व्यूज है। कैन यू स्पॉट एनी वीकनेस इन द मेथोडोलॉजी, क्या आप कर सकते हैं वैसा देख लो। द फाइंडिंग्स एंड द वे द कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, मतलब क्या उसमें आप कोई कमी निकाल सकते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी में कोई वीकनेस थी, कोई पॉइंट था, या उसकी फाइंडिंग्स जो है वहां पे कोई प्रॉब्लम है, उसने जिस वे में कंक्लूजन डिराइव किया, क्या आप उससे सहमत हैं। लाइक दिस, हैज द ऑथर मेड एनी इम्प्लिसिट assumptions, राइट, अबाउट शेयर्ड बिलीफ विच यू द रीडर एंड यू माइट क्वेश्चन, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा कुछ इम्प्लिसिट assumptions में उसने बना रखा हो, उसके बाद आर्टिकल ये दिया, मतलब लिखा हो, उसने स्टेट नहीं किया, वो सोचा कि भाई ठीक है आपको पता ही होगा और वो आपको ना पता हो, या आप उस चीज को चैलेंज कर पाए या कर सकते हैं, तो ये भी चीज देखना एक क्रिटिकल रिव्यू का पार्ट है, क्रिटिकली इवेल्युएट करने का तरीका है। सो फाइनली द समरी ऑफ द चैप्टर, टू समराइज दिस चैप्टर हैज कंसिडर्ड व्हाई वी रीड, हम क्यों पढ़ते हैं, हाउ वी कैन रीड इफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू द पर्पस एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम इफिशिएंटली कैसे रीड कर सकते हैं उसके बारे में बताया।
हाउ टू रीड इंटरेक्टिवली एंड क्रिटिकली, कैसे इंटरेक्टिव रीडिंग करी जाती है और क्रिटिकली कैसे रीड करा जाता है, वो चीज हमने एक्सप्लेन किया। द वेज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, या अपनी इन स्पीड पढ़ते वक्त कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि नोट टेकिंग और समराइज करने का, टेक्स्ट को समराइज करने की टेक्निक्स क्या क्या है। द यूज ऑफ कीवर्ड्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको डिस्कस किया कि कैसे कीवर्ड्स का यूज करते हैं हम लोग कि दो टेक्स्ट को कनेक्ट करने में, या जो कुछ भी हमने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो पढ़ा था उनको कनेक्ट करने में कैसे यूज करते हैं। टेबुलर कंपैरिजन ऑफ द सोर्स टेक्स्ट, ये भी हमने सीखा कि भाई कैसे टेबल में डाल करके कंपेयर करते हैं कि 2, 3, 4 या 5 आर्टिकल यदि हमने रिव्यू करे हैं तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे टेबुलेट करते हैं फॉर कंपैरिजन। थैंक यू।